हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो बच्चों हमने 10 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एसी। तो चैप्टर नंबर 10 में चैप्टर 10 एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों देखो, इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है कि भाई एसी और डीसी क्या होता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, एसी के एवरेज वैल्यू हमने निकाले, अलग अलग चक्र में हमने मान निकाले, आरएमएस वैल्यू हमने निकाली थी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने निकाली थी। फिर हमने अलग अलग अवयव लेकर परिपथों का विश्लेषण किया था, जैसे केवल आर का, एल का, सी का, या फिर एल आर का, सी आर का, और एक हमने पढ़ा था एलसीआर। ठीक है बच्चों, एक हमने एलसीआर अनुनादी परिपथ को भी अलग से पढ़ा था, उसमें हमने अनुनादी वक्र का भी अध्ययन किया था। तो काफी अपन इसमें कुछ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। तो अब ऐसा करते हैं, आज हम इनसे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं जो हमने जिस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं जो हमने पढ़े हुए हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो इससे आपके क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं ले रहा हूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल्स करें हम कुछ आज, टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चन आप करते रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, हमारी बुक का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता आपको दे रखी है। प्रत्यावर्ती वोल्टता आपको दे रखी है V इज इक्वल टू 50 साइन 157t 50 साइन 157t प्लस 5 वोल्ट। ओके बच्चों, ये वोल्टेज आपको दिया हुआ है। तो कह रहे हैं ज्ञात कीजिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। तो ये आपसे क्या ज्ञात करवा रहा है बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करवा रहा है, और प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, एसी जो वोल्टेज है प्रत्यावर्ती वोल्टता की क्या ज्ञात करवा रहा है, आवृत्ति आपसे निकलवा रहा है पहले क्वेश्चन में, आवृत्ति इन द सेंस फ्रीक्वेंसी। तो आप तैयार हैं इस क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ही आपको एक प्रत्यावर्ती वोल्टता दे रखी है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण आपको दे रखा है कि V इज इक्वल टू 50 साइन 157t प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमारे राजस्थान बोर्ड में आते हैं। तो कह रहा है वर्ग माध्य मूल मान निकालिए, V RMS निकालिए और फ्रीक्वेंसी आपको निकालिए। ओके, तो बच्चों इस तरह का जो हमारा समीकरण होता है, इस तरह के जो वोल्टेज समीकरण है, हम क्या जानते हैं, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है जिस रूप का हमें दे रखा है, उस रूप का हम इक्वेशन अगर लिखें प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो क्या लिखेंगे इस रूप के लिए कि सर V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, हमें इस रूप का दे रखा है, तो V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको मैं मान लेता हूं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और जो आपके पास गिवन है देखो, उसको मैं दोबारा लिख देता हूं। गिवन है हमारे पास V इज इक्वल टू 50 साइन 157t प्लस 5। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, 2। ठीक है, अब इन दोनों का कंपेयर करता हूं। देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना करें, 1 व 2 की हम तुलना करके देखें कि हमें कौन कौन सी वैल्यू मिल जाती है यहां से। तो तुलना करने पर आप देख रहे हैं V इज इक्वल टू V नॉट, यहां है 50, तो यहां हमें तुलना करने पर V नॉट की वैल्यू बच्चों क्या मिलेगी, 50 मिलेगी। इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेता हूं इसको मैं। साइन ओमेगा टी प्लस वाई, बाकी सब सेम है, तो हमें ओमेगा क्या मिलेगा बच्चों, 157 हमें मिल जाता है ओमेगा। इक्वेशन नंबर सो मैंने क्या मान लिया, 4। क्लियर है। अब आज हमसे पूछ क्या रहा है, वी आरएमएस। फॉर्मूला हमें पता है कि वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, वी आरएमएस यानी वी नॉट बाई रूट 2। वी आरएमएस की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट बाई रूट 2। वी नॉट शिखर मान होता है, तो जैसे आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट 2 होता है, बिल्कुल ऐसे ही वी आर एम एस क्या होगा, वी नॉट बाई रूट 2। ठीक है, तो बच्चों हम यहां वी नॉट हमें पता है, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, 50 बाई रूट 2। तो ये आ गया आपका आर एम एस वोल्टेज यानी वर्ग माध्य मूल जो मान है वोल्टेज का, वो हमें मिल गया
50/√2। ठीक है बच्चों, तो आप गुणा भी कर सकते हैं 1/√2, 0.707 आपको पता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आपसे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आप देख सकते हैं, देखो समीकरण 4 से देखो, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πf, तो यहां से बच्चों फ्रीक्वेंसी जो f मिलेगा आपको क्या मिलेगा ओमेगा अपॉन 2π। फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी ओमेगा अपॉन 2π। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास 157 है, 157 है और 2, और ये पाई की वैल्यू हम क्या रख दें 3.14। तो 157 अपॉन 3.14। तो बच्चे इसे सॉल्व कर ले अपन। हाँ बिल्कुल हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो इसे हम सॉल्व करें, देखो पॉइंट को मैं ऊपर 0 लगा देता हूं, तो ये कितना आएगा बच्चों, देखो 157, तो उसे इसको हम थोड़ा भाग दे लें, तो प्यारे बच्चों ये आता है आपके पास 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, ठीक है ना, 07850। ओके चलो इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लें, तो 7850 बटा 314। तो बचाओ बच्चों किससे कटेगा ये, इसको अपन 2 से देखो और काट ले, ये हो गया 2 3 6 बचा 1, 2 9 18, 2 2 4 और 2 पंजे 10, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 3925 बटा 157। ठीक है, तो ये किससे कैंसिल होने वाला है, इसको आप और करें, सीधे भाग दे लेते देखो, तो 157 अब ये कितनी बार कटेगा यहां से, देखो 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 11, 2 एकम 2 314। तो ये तो आ गया बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2। 314 और 392 में से अब 14 लेस करें, ठीक है, कितना आएगा 12 बचा गया 8, और 8 में से गया तो 7, यानी 785। 157 इंटू 5 करें, 5 सत्ते 35 का 5 का 3 5 25 सत्ते 28, 2 5 5 7, बिल्कुल बच्चों 25 बार कट जाएगा, 25 हर्ट्ज। ये कटने के बाद कितना आएगा 25। तो 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमें मिल चुकी है यहाँ पर, 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस वोल्टेज की। क्लियर है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किस समय टी पर ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा का मान अपने शिखर मान का, जो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस समय टी पर, टी की वैल्यू पूछ रहा है, ज्यावक्रीय यानी प्रत्यावर्ती होती है, ज्यावक्रीय धारा का मान किस समय स्मॉल टी पर ज्यावक्रीय धारा का मान अपने शिखर मान का, धारा का मान अपने शिखर मान का, अपने शिखर मान का, अपने शिखर मान का आधा और √3/2 गुना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आधा और सेकंड पूछ रहा है √3/2 गुना होगा, √3/2 गुना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो कह रहा है किस समय टी पर ज्यावक्रीय धारा का मान अपने शिखर मान का आधा हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो ऐसा हमने माना कि माना टी समय पर आधा हो रहा है, पहला मैं लेके चलूं कि माना टी समय पर प्रश्नानुसार जो धारा का मान है, धारा का मान मैंने क्या मान लिया भाई, आई मान लिया भाई, टी समय पर धारा कितनी आई है, तो कह रहा है किस समय टी पर ज्यावक्रीय धारा का मान अपने शिखर मान का आधा हो जाएगा।
तो क्वेश्चन के अनुसार हम चलें तो क्या कह रहा है, देखो बच्चों प्रश्नानुसार मैं कह रहा हूं कि जो धारा का मान है आई, वो कह रहा है अपने शिखर मान का, इस शिखर मान का आधा, शिखर मान यानी आई नोट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो वो टाइम निकालना है, आई इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट टू कब होगा वो आपको निकालना है। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि आई को मैं क्या लिख सकता हूं, आई नोट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई नोट बाई टू। ठीक है बच्चों, आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, आई नोट साइन ओमेगा टी, करंट का इक्वेशन है बिल्कुल, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और एक इससे बराबर आ गया बच्चों आई नोट बाई टू। ठीक है, चलो इसको मैं T1 मान लेता हूं, ओके, क्योंकि अलग अलग टाइम हमें लेना पड़ेगा। दो आई नोट से आई नोट कैंसिल हो गया, तो यहां से बच्चों देखो साइन ओमेगा T1 इज इक्वल टू 1/2 आपके पास बचेगा। क्लियर है, तो आप देख रहे हैं साइन ओमेगा T1 और 1/2 साइन, आपको पता है साइन 30 यानी साइन 30 डिग्री, साइन π/6, साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो साइन ओमेगा T1 बराबर साइन π/6, यहां से बच्चों मिलेगा ओमेगा T1 इज इक्वल टू π/6। बच्चों हमें T1 निकालना है, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2π/T, 2π/T, और ये हो गया T1 इज इक्वल टू π/6। बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से आप देख रहे हैं T1 इज इक्वल टू, T को ऊपर भेज दो, 2 को नीचे ले आओ, तो T/12 क्या आ गया बच्चों, T/12 सेकेंड। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि T/12 सेकेंड पे T क्या होगा, आवर्तकाल होगा। T क्या है भाई, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, एक चक्र में लगने वाला समय है। तो T/12 सेकेंड पर, T/12 सेकेंड पर जो धारा का मान है वो अपने शिखर मान का यानी आई नोट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, T/12 सेकेंड। ओके, ऐसे हम दूसरा निकाल सकते हैं। देखो सेकेंड हमसे क्या कह रहे हैं, सेकेंड हमसे कह रहा है कि √3/2 गुना होगा। तो मैंने मान लिया भाई T2 समय की बात कर रहा हूं मैं, अब मैं टाइम क्या ले लिया बच्चों, T2 समय की बात मैं कर रहा हूं। तो T2 समय पर √3/2 गुना हो जाएगा, यानी I इज इक्वल टू √3/2 गुना किसका, आई नॉट का। ऐसे तो बोलते हैं ना, इक्वेशन में रहा है मैथमेटिकल इक्वेशन, कि मैंने माना T2 समय पर धारा का जो मान है वो अपने शिखर मान का √3/2 गुना हो गया। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ I। तो I क्या मिलने वाला है, I मिलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसे मैं ओमेगा टी बोल दूं, और ये बच्चों √3/2 इंटू आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया। अब आपको पता है क्या करना है, देखो साइन ओमेगा T2, अब बताओ √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, आपको अगर सर साइन 60 की होती है, 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन π/3। तो बच्चों देखो यहां से साइन θ1 बराबर साइन θ2, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि θ1 इज इक्वल टू θ2। साइन तभी बराबर होगा जब दोनों के एंगल बराबर होंगे, यानी ओमेगा T2 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, π/3। ओमेगा क्या आएगा, 2π/6 इंटू T2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, π/3। कुछ कट रहा है क्या, पाई से पाई कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो सॉरी ये 2π/6 नहीं 2π/T लिखेंगे। ओके, ओमेगा का मतलब 2π/T, और ये हो गया T2 इज इक्वल टू π/3, तो पाई से पाई कट गया। तो बच्चों T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, T को ऊपर ले आओ, 2 को नीचे भेज दो, तो T/6 सेकेंड। ठीक है, तो T/12 सेकेंड पर तो धारा का जो मान है वो अपने शिखर मान का आधा हो जाएगा, और T/6 सेकेंड पर धारा का जो मान है वो अपने शिखर मान का √3/2 गुना हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है, ये पढ़ चुके हैं अपन, देखो हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो हम जिस टॉपिक को हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी थोड़ी सी बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन ले लिया। जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर लास्ट में एक साथ क्वेश्चन से भी आप बच जाते हो जो पहले हम कर चुके होते हैं उनको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे सिलेबस जो टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है 10 ओम का एक प्रतिरोध तथा 100 मिली हेनरी, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 10 ओम का एक प्रतिरोध
प्रतिरोध यानी कैपिटल आर, प्रतिरोध कैपिटल आर लिख दिया मैंने। 10 ओम का एक प्रतिरोध तथा 100 मिली हेनरी तथा 100 मिली हेनरी, ये बच्चों किसकी वैल्यू होती है? एल, क्योंकि हेनरी जो मात्रक है वो प्रेरकत्व का मात्रक है, कैपिटल एल का मात्रक है। तो 10 ओम का एक प्रतिरोध कैपिटल आर तथा 100 मिली हेनरी कैपिटल एल का एक प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V इज इक्वल टू, श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V इज इक्वल टू, ओके, तो 10 ओम का एक प्रतिरोध है और 100 मिली हेनरी का एक प्रेरकत्व है, श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, और वो वोल्टेज आपको दे रखा है V इज इक्वल टू 100 cos ओमेगा टी, 100 cos ओमेगा टी से जुड़े हैं। ठीक है भाई, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई? L और R का कॉम्बिनेशन है, L और R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ओके, तो कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? परिपथ में प्रवाहित धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है बच्चों? आपको कलांतर ज्ञात करना है। ठीक है, परिपथ प्रवाहित धारा एवं वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात करो, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक तो आपको प्रतिरोध दे रखा है, एक आपको L दिया हुआ है और एक वोल्टेज आपको दी हुई है। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई धारा वोल्टता के मध्य कलांतर निकालना है, तो पहले हमें निकालने पड़ेगी धारा का समीकरण हमें निकालना पड़ेगा, फिर उससे हम जो कलांतर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, तो मुझे क्या दे रखा है? गिवन, तो मुझे दे रखा है V इज इक्वल टू 100 cos ओमेगा टी। V हमें क्या दे रखा है? 100 cos ओमेगा टी। क्लियर है? ओके, इसको मैं साइन में चेंज कर देता हूं बच्चों। तो V इज इक्वल टू, तो कैसे चेंज कर सकते हैं हम? 100 साइन, इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है, 100 साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर हम इसी तुलना करें, ठीक है, कलांतर हमसे पूछ रहा है तो कलांतर वाला फाई हमें निकालना है। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, चूंकि हमें पता है एलआर परिपथ की बात हो रही है, एलआर परिपथ में बताओ tan फाई कितना था? एलआर परिपथ में आपको पता है tan फाई जो हमने निकाला था वो था XL अपॉन आर। ये ध्यान होगा आपको, tan फाई बराबर क्या था भाई? XL अपॉन आर था। ठीक है, तो यहां से क्योंकि हमें L की बात कर रहे हैं तो tan फाई क्या, XL क्या होता है? ओमेगा L अपॉन आर, ओमेगा L अपॉन आर। tan फाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ओमेगा L अपॉन आर। क्लियर है? तो यहां जो वैल्यू हमें दे रखी है V0 और ओमेगा की वैल्यू भी हम यहां निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक है बच्चों, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी आपको दे रखा था। V0 यह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो बच्चों आप इसमें क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे 100 कोस ओमेगा टी आपको दे रखा है और ये हमने इसे साइन के फॉर्म में बदला,
तो अगर हम यहां से तुलना करें, इक्वेशन 2 मान लें इसको, देखो एल हमारे पास है, एल 100 मिली हेनरी है, आर हमारे पास है। अब हमें क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, ओमेगा चाहिए। ओमेगा के लिए हम देख सकते हैं कि यहां अगर उसको थोड़ा करेक्शन करेंगे, क्वेश्चन में क्या है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है 100 कोस ओमेगा टी, ठीक है, ये जो वैल्यू हमें दे रखी है 100 कोस 100 ओमेगा टी है। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन में क्या है कि ये कोस 100 टी है, कोस 100 टी, ये ओमेगा की जगह क्या है भाई, 100 टी है, ये आ गया 100 टी। ठीक है, क्वेश्चन में है 100 कोस 100 टी। ओके, तो अब आप देखो इसमें तुलना करें, देखो तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 से हमें जो ओमेगा मिलेगा, क्योंकि देखो 100 साइन ओमेगा पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा मिल जाएगा 100। तो आप देख रहे हैं 2 से tan फाई क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 100। ठीक है बच्चों, एल हमें दे रखा है 100 मिली हेनरी, एल क्या दे रखा है 100 मिली हेनरी दे रखा है, तो 100 इंटू मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, तो ये बच्चों क्या बचेगा 10 की पावर माइनस 1 हेनरी, एल की वैल्यू आ गई। तो एल हम देख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1 अपॉन आर कितना है, आर है 10, तो ये बच्चों 10 देगा 100, और यहाँ फाई आ गया बच्चों 0, tan फाई आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, टेंस टू पावर 0, 0 नहीं टेंस टू पावर 0 यानी 1। क्लियर है ना, tan इंटू टेंस टू पावर माइनस 1 एंड tan अपॉन 10 यानी 1। तो अब 1 में बताओ किसकी वैल्यू होती है tan में, बिल्कुल आपको पता है tan पाई बाई 4 की होती है। तो यहां से जो कलांतर मिलेगा फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4। कलांतर क्या मिलेगा बच्चों, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर है, जो ये कलांतर फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, तो यह कलांतर ही पूछा है आपसे, पाई बाई 4 कलांतर है। ओके, आप धारा के इक्वेशन भी निकाल सकते हैं इसमें, लेकिन केवल यहां कलांतर पूछा है तो मैं कलांतर में हमने बता दिया 5/4। तो आगे भी क्वेश्चन देखिए, हम जो हमने पढ़े हैं टॉपिक उसी के बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 4 भी हमारे पढ़े हुए टॉपिक्स में से है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं, 1 किलोहर्ट्ज आवृत्ति, 1 किलोहर्ट्ज आवृत्ति, 1 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, 1 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए 1 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 100 मिली हेनरी धारा के लिए 100 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी के प्रेरकत्व का, 100 मिली हेनरी के प्रेरकत्व का, 100 मिली हेनरी के प्रेरकत्व का प्रतिघात ज्ञात करो, प्रेरकत्व का प्रतिघात ज्ञात करो, प्रतिघात ज्ञात करो। क्लियर है, तो कह रहा है कि कोई धारा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है, और ये बच्चों 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व का प्रतिघात ज्ञात करना है। यदि स्रोत की वोल्टता 6.28 वोल्ट हो तो प्रेरकत्व में धारा का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है आगे, यदि जो सोर्स हमने जोड़ा है इनके साथ, यदि स्रोत की वोल्टता, यदि स्रोत की जो वोल्टता है वो 6.28 वोल्ट हो, 6.28 वोल्ट हो, यदि स्रोत की वोल्टता 6.28 वोल्ट हो तो प्रेरकत्व में धारा का मान ज्ञात करो। हो तो प्रेरकत्व में धारा का मान ज्ञात करो, धारा का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहे हैं 1 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा है, कोई करंट हमारे पास है, प्रत्यावर्ती धारा, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 1 किलोहर्ट्ज, और 100 मिली हेनरी का प्रेरकत्व है। तो देखो हमें क्या दे रखा है भाई,
प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी यानी स्मॉल एफ इज इक्वल टू दे रखा है 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, किलो को चेंज करेंगे तो किलो का मतलब क्या होगा 10 की पावर 3 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी में दे दी। ठीक है, और आपसे कह रहा है एल जो है वो है 100 मिली हेनरी। तो बच्चों एल 100 मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3 हेनरी, यानी एल की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो 10 की पावर -1 हेनरी आ जाती है। स्रोत की वोल्टता आपको दे रखी है V इज इक्वल टू 6.28 वोल्ट, ये आपको दे रखी है स्रोत की वोल्टता V इज इक्वल टू 6.28 वोल्ट। तो कह रहा है प्रेरकत्व में धारा का मान ज्ञात करो। तो प्रेरकत्व जो है L जो है उसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो पहले बिल्कुल सही बात है, हमें प्रतिघात निकालना पड़ेगा। प्रतिघात क्या होता है कि जब परिपथ में L होता है, केवल L आपसे कह रहा है, केवल L है तो प्रतिघात, तो यहां बच्चों कौन सा प्रतिघात होगा, L के कारण केवल कौन सा प्रतिघात उत्पन्न होगा, बिल्कुल इसे बोलेंगे प्रेरणिक प्रतिघात। क्या बोलेंगे, प्रेरणिक प्रतिघात XL। तो XL का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा L, ओमेगा क्या होता है 2 पाई f इंटू L। यह गया प्रेरणिक प्रतिघात, क्योंकि परिपथ में केवल L ही है तो L के कारण XL ही उत्पन्न होगा, केवल प्रेरणिक प्रतिघात है। XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा 2 पाई f इंटू L। तो बच्चों यहां से जो प्रतिघात आएगा XL इज इक्वल टू, देखो 2 पाई की वैल्यू है 3.14, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी 10 की पावर 3 और L दे दिया 10 की पावर -1। तो यहां से जो प्रतिघात उत्पन्न होगा XL इज इक्वल टू, गुणा करेंगे 6.28 और रेज़ टू पावर 2, ठीक है ओम। तो बच्चों 6.28 इंटू रेज़ टू पावर 2 ओम, यह आपको मिल जाता है प्रतिघात। जब परिपथ में केवल L लगा हुआ है उस समय प्रतिघात को शो कर रहा है। अब धारा की बात कर रहे हैं, वोल्टेज आपके पास है, प्रतिघात आपके पास है, तो अब धारा भी निकाल सकते हैं, जो कि I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों V अपॉन XL, क्योंकि अब जो धारा के मार्ग में रुकावट है वो XL से ही उत्पन्न होगी। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया I इज इक्वल टू V अपॉन XL। तो बच्चों V आपको दे रखा है, देखो I इज इक्वल टू V कितना दे रखा है 6.28, तो 6.28 इंटू XL आपको दे रखा है 6.28 इंटू 10 टू पावर 2, ये कैंसिल हो गया, यानी I इज इक्वल टू क्या आ गया 10 टू पावर -2 एम्पियर। ये करंट हो गया 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है, ठीक है ओके। क्वेश्चन 5 भी हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसी पर बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन 4 था। अगला देखते हैं, यस क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 आपसे कह रहा है एक कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी है। एक कुंडली है, एक कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो कितना है बच्चों 1 हेनरी है, ठीक है। हेनरी किसका मात्रक होता है प्रेरकत्व का। एक कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस आवृत्ति पर इसका प्रतिघात 3140 ओम होगा। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है किस आवृत्ति पर इसका प्रतिघात रिएक्टेंस, किस आवृत्ति पर इसका जो प्रतिघात है वो 3140 ओम होगा, 3140 ओम होगा। एक तो ये पूछ रहा है आपसे किस आवृत्ति पर इसका प्रतिघात 3140 ओम होगा। और इसमें दूसरा क्वेश्चन और इसमें ऐड किया हुआ है, क्या कह रहा है, एक संधारित्र की धारिता क्या होनी चाहिए कि उसकी आवृत्ति पर उसका प्रतिघात उतना ही रहे। तो कह रहा है अगर एक संधारित्र अपन और जोड़ दें कि एक संधारित्र की धारिता, ठीक है, एक संधारित्र की धारिता क्या होनी चाहिए, एक संधारित्र की धारिता क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि उसी आवृत्ति पर उसका प्रतिघात उतना ही रहे। क्या होनी चाहिए कि उसी आवृत्ति पर, यानी इस वाली आवृत्ति पर
कि उसी आवृत्ति पर उसका जो प्रतिघात है, कि उसी आवृत्ति पर उसका प्रतिघात उतना ही रहे, उतना ही रहे। ये क्वेश्चन है। आगे बात समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुंडली का प्रेरकत्व तो आपको दे दिया 1 हेनरी। क्या दे दिया भाई, एक कुंडली का प्रेरकत्व तो है L इज इक्वल टू 1 हेनरी। तो कह रहा है किस आवृत्ति पर इसका प्रतिघात, किस आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है, इसका प्रतिघात XL इज इक्वल टू 3140 ओम होगा। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, निकाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि XL इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L। ठीक है, क्वेश्चन से फिर आपको याद हो जाते हैं फॉर्मूले, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो बच्चों XL इज इक्वल टू ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2 पाई f इंटू L। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो इसका मतलब f इज इक्वल टू क्या आएगा, XL अपॉन 2 पाई L, XL अपॉन 2 पाई L। ठीक है, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ XL एंड L। तो वी हैव स्मॉल f इज इक्वल टू, XL कितना है 3140 ओम, 2 ही है, 2 पाई कितना बच्चों 3.14, और L कितना है 1, L कितना है बच्चों 1। ठीक है, पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर लगाया, तो आप देख रहे हैं f इज इक्वल टू, देखो ये 314 से 314 कट जाएगा, यानी यहां आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर 3। ठीक है, और आप देख रहे हैं 2 पंजे 10, तो यानी 100, 10 आएगा, 2 पंजे 10, तो 500 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई 500 हर्ट्ज। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एक संधारित्र की धारिता क्या होनी चाहिए कि इसी आवृत्ति पर इसका प्रतिघात इतना ही रहे। संधारित्र धारिता पूछ रहा है कि इसी आवृत्ति पर इसका जो प्रतिघात है वो इतना ही रहे। प्रतिघात कितना है, प्रतिघात आपको पता है बच्चों XC, ये हमसे पूछ रहा है इसी आवृत्ति पर प्रतिघात इतना ही रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ प्रतिघात इतना ही रहे, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है 2 की मैं बात करूं कि XC इज इक्वल टू क्या पूछ रहा है XL, कह रहा है प्रतिघात इतना ही रहे, मतलब जो ये वाला प्रतिघात है जो L के कारण उत्पन्न हो रहा है इतना ही रहे, XC इतना ही रहे। तो धारिता आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता है XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू XL। ठीक है, C की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बच्चों C इज इक्वल टू 1 अपॉन XL ओमेगा। C को मैं ऊपर ले गया, XL को नीचे ले आया, तो C हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 अपॉन XL और फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2 पाई f। सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन XL की वैल्यू कितनी है बच्चों, XL हमारे पास कितना है, हमें निकाला है 3140 ओम, 3140 ओम दे रखा है, इंटू 2 इंटू पाई कितना है 3.14, फ्रीक्वेंसी है बच्चों 500 हर्ट्ज जो हमें निकाला है। कह रहा है इसी आवृत्ति पर इतना ही प्रतिघात रहे, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 500 हर्ट्ज। ओके, तो बच्चों इसका सॉल्व आप कर लोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ 0.1014 माइक्रोफैरड, 0.1014 माइक्रोफैरड आपको मिल जाता है, गुणा भाग आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है, अरे बात समझ में, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, देख लो। और देखें आगे क्वेश्चन, बिल्कुल देखो छठा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 6 क्वेश्चन आपके ऐसे ही आ रहे हैं इसमें, 7वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है। चलो एक 6 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 आपसे कह रहा है कि एक 120 माइक्रो हेनरी का संधारित्र 50 हर्ट्ज के स्रोत से जुड़ा है। एक
120 माइक्रो हेनरी का संधारित्र, ठीक है, 50 हर्ट्ज के स्रोत से जुड़ा है, 50 हर्ट्ज के स्रोत से जुड़ा है। क्लियर है? इसके धारतीय प्रतिघात का मान ज्ञात करो। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, एल आपको दे रखा है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके धारतीय प्रतिघात, इसके धारतीय प्रतिघात का मान ज्ञात करो। इसके धारतीय प्रतिघात का मान ज्ञात करो। आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 5 मेगाहर्ट्ज है, यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 5 मेगाहर्ट्ज है, 5 मेगाहर्ट्ज है, सॉरी कह रहा है यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 5 मेगाहर्ट्ज कर दी जाए, है नहीं कर दी जाए, 5 मेगाहर्ट्ज कर दी जाए, ठीक है, तो प्रतिघात में क्या परिवर्तन होगा। माना फ्रीक्वेंसी पहले 50 हर्ट्ज थी, उससे प्रतिघात निकालो। अब फ्रीक्वेंसी को 5 मेगाहर्ट्ज कर दिया जाए तो प्रतिघात में क्या परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन है। तो प्रतिघात में क्या परिवर्तन होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे, 50 से 5 मेगाहर्ट्ज कर दे, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, 120 माइक्रो हेनरी संधारित्र। तो ये बच्चों आपको 120 माइक्रो हेनरी क्या दे दिया, 120 माइक्रो हेनरी। इसमें भी देखो बच्चों आप थोड़ा सा करेक्शन करें, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, 120 माइक्रो फैरड होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि हेनरी तो एल का मात्रक होता है, तो हेनरी की जगह क्या होना चाहिए, फैरड। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। क्लियर है, क्योंकि संधारित्र का धारिता का मात्रक फैरड होता है। तो सी आपको दे रखा है 120 माइक्रो फैरड, इसका मतलब 120 गुणा 10 की घात -6 फैरड, ठीक है। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। फ्रीक्वेंसी बच्चों आपको दे रखी है स्मॉल f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। इसके धारतीय प्रतिघात का मान ज्ञात करो। चूंकि जो धारतीय प्रतिघात होता है xc, तो xc इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन ओमेगा c। xc इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन ओमेगा c, यानी 1 अपॉन ओमेगा क्या है, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई f इंटू c। ओमेगा क्या है, 2 पाई f, तो ओमेगा हमने 2 पाई f रख दिया इंटू c, तो अब वैल्यू रख सकते हैं कि xc इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 3.14, स्मॉल f 50 और c है 120 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है बच्चों, तो इसे आप सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने पर बच्चों मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, देखो सॉल्व कर देना, यह आ जाएगा 26.54, ठीक है, ओम। यह आ जाएगा आपका प्रतिघात 26.54 ओम। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 5 मेगाहर्ट्ज कर दी जाए तो प्रतिघात में क्या बदलाव होगा। तो अब आवृत्ति f नहीं है, अब आवृत्ति चेंज कर दी, f डैश कर दिया। तो मैं सपोज करो, मान लो कि अब फ्रीक्वेंसी मैंने मान ली f डैश, तो f डैश कितना होगा, 5 मेगाहर्ट्ज। क्योंकि कह रहे हैं इतनी आवृत्ति कर दी जाए, तो फ्रीक्वेंसी में मान रहा हूं 5 मेगाहर्ट्ज। 5 मेगाहर्ट्ज का मतलब बच्चों 5 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी हो गई f डैश। तो इस फ्रीक्वेंसी पर प्रतिघात कुछ चेंज होगा, उसको मैं मान लेता हूं xt डैश, ठीक है। तो देखते हैं परिवर्तन, तो वही फॉर्मूला xc इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा c, तो ओमेगा का मतलब 2 पाई f, f की जगह f डैश ले रहा है, ये हो गया c कि 1 अपॉन 2 पाई f डैश इनटू c, ठीक है।
तो एक्स सी डैश की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। ओके, तो यहाँ एक्स सी डैश इज इक्वल टू 1/2। पाई की वैल्यू क्या है? पाई हो गया हमारे पास 3.14। ओके, फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10⁻⁶। और कैपेसिटेंस चेंज नहीं है, कैपेसिटेंस वही है 120 इंटू 10⁻⁻6। तो बच्चों इसे जब आप सॉल्व करोगे एक्स सी डैश इज इक्वल टू, तो यहां जो आप देख रहे हैं, देखो इसमें क्या अंतर है? 2 इंटू 3.14 50 120 10⁻⁻6, तो 10 जो 7 का अंतर यहां आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसे सॉल्व करने पर जो आपको वैल्यू मिल जाती है वो वैल्यू मैं सीधे लिख रहा हूं कि 2.654 इंटू 10⁻⁻4 ओम। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर धात्य प्रतिघात कम हो जाता है, तो 26.54 से 2.654 10⁻⁴ ओम रह जाती है फ्रीक्वेंसी। ओके बच्चों, ये 6 क्वेश्चन में करें, आगे और करेंगे, टॉपिक आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके।